मैकियावेली का कहना था, अब एक राजा चाहे कितना ही चोर कपटी या बुरा क्यों ना हो, उसको अपनी प्रजा के सामने अच्छा ही बनकर रहना चाहिए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंदर हम मैकियावेली, जो कि यूनिट 3 है हमारा क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, दैट मीन्स बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर सेमेस्टर 5। अगर आप किसी भी कॉलेज में हो, आपके किसी भी सिलेबस में ये कोई सा भी चैप्टर हो सकता है, मैकियावेली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना बेस्ट इन पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर। अब हम पहले ये देखते हैं कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मैकियावेली शास्त्रीय, शास्त्रीय का मतलब क्या होता है, प्राचीन या एंशिएंट, आधुनिक यानी कि मॉडर्न, आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में राजनीतिक दर्शन यानी कि पॉलिटिकल फिलोसफी के सेतु का काम करता है। यानी कि इधर और इधर, ये एंशिएंट है, ये मिडिएवल है, और इसके बीच में है मॉडर्न, यानी कि इसके बीच में जो सेतु का काम है वो मैकियावेली ने किया है। अब ऐसा क्यों है, यही तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे, ये आपको बताना है। दैट मीन्स मूल्यांकन कीजिए। जब क्वेश्चन में बोला जाए मूल्यांकन कीजिए तो आपको उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही बताना होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्लियर है? ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसके और में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकता है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन का मैं एक ही वीडियो में एक आंसर देने वाला हूं, और आपको समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से घुमा के पूछ ले, मैकियावेली का जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो सभी क्वेश्चन के आंसर में फिट हो जाएगा। अब चलिए आपको मैं बताता हूँ कैसे। ये देखिए, नैतिकता और शासन कला पर मैकियावेली के विचारों की विवेचना कीजिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं मैं उनको इंग्लिश मीडियम में भी दिखाऊंगा, इस जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है, टेंशन मत लेना आप। एंड मैकियावेली राजनीति को शासन कला के रूप में समझता है, उसके राजनीति की इस संकल्पना की सीमाओं की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, मैकियावेली राजनीति को शासन कला यानी कि स्टेट क्राफ्ट का यहाँ पे कंसेप्ट आ गया उसका, और यहाँ पे पॉलिटिक्स का उसका कंसेप्ट आ गया। अब इसके अंदर उसकी पॉलिटिक्स यानी कि शासन कला का कॉन्सेप्ट आ गया, और इसके अंदर उसको एक मॉडर्न फिलोसफर क्यों कहा जाता है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का सबसे पहला विचारक क्यों कहा जाता है, ये इसके अंदर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं हम, मैकियावेली पुनर्जागरण रिनेंस का शिशु कहा जाता है, उसको आधुनिक काल का शिशु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस कथन के संदर्भ में प्रथम आधुनिक राजनीति विचारक के रूप में मैकियावेली की विवेचना कीजिए। एंड मैकियावेली को अपने समय का शिशु कहा जाता है। टिप्पणी कीजिए। अब किसी भी तरीके से पूछ ले, ये सभी क्वेश्चंस इक्वल है, सभी सेम है, इनका आंसर एक ही होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैकियावेली का यहाँ पे आपको बताना है कि क्लासिकल और मॉडर्न के बीच में वो कैसे एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। एंड मैकियावेली का व्यूज़ क्या है, मोरालिटी एंड स्टेट क्राफ्ट, डेट मीन शासन के तरीकों पे कि एक राजा को कैसे शासन करना चाहिए, एक राजा की एक इमेज कैसी होनी चाहिए जनता के सामने, इसका मतलब ये है, ठीक है। एंड मैकियावेली अंडरस्टैंड्स पॉलिटिक्स एज स्टेट क्राफ्ट, वही बातें यहाँ पे शासन करने का जो तरीका है ये पूछा गया आपसे। एंड उसका कंसेप्शन बताना है पॉलिटिक्स के ऊपर। एंड रिनेंस यानी पुनर्जागरण काल का हो गया। इस तरीके से आपको जो इसकी मैकियावेली की जो स्टेटमेंट जो कही जाती है उसके बारे में कि मैकियावेली इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, यानी कि वो अपने टाइम का शिशु कहा जाता है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि वो बच्चा कहा जाता है, तो ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने टाइम का जो उसने विचार दिए हैं वो सबसे पहले दिए हैं। तो एक बच्चे की स्टार्टिंग में जो थॉट्स हैं वो पहले अगर दे दिया उसने, तो समझ लो कि उसकी विचार एंड तक वही चलने वाली है। तो सेम मैकियावेली ने यही किया, मॉडर्न टाइम के अंदर इसने जो अपने थॉट्स दिए, इसी वजह से वो अपने काल का शिशु कहलाया। इसको अलग अलग फिलोसफर के द्वारा ये उपाधि दी गई है कि भाई ये जो मैकियावेली है ये अपने टाइम का एक शिशु है। चलिए टॉपिक को हम यूँ समझते हैं पहले, आखिर मैकियावेली है कौन। देखिए, मैकियावेली का जन्म 1469 यानी कि 1469 के अंदर कहाँ पे होता है? इटली में इसका जन्म होता है। ये इटालियन है। इटली का एक नगर है फ्लोरेंस, फ्लोरेंस में इसका जन्म हुआ था। फ्लोरेंस को उस टाइम पे पुनर्जागरण काल का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता था, जहाँ पे अलग अलग लोगों के द्वारा अपनी बुद्धि का प्रचार किया जा रहा था। जो अंधभक्त या जो सोए लोग थे उनको जगाने का काम किया जा रहा था। लिटरेचर के द्वारा, आर्ट एंड कल्चर के द्वारा, साहित्यों का अलग अलग बुक का बहुत प्रचार हो रहा था इटली के फ्लोरेंस के अंदर, क्योंकि इटली की कैपिटल रोम के अंदर बहुत तेज़ी से हम देखें तो अलग अलग लोगों ने अपनी विचारों के द्वारा सोशल अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। इटली की राजधानी रोम में लोगों ने अपनी सोशल अवेयरनेस फैलाने की एक मुहिम छेड़ रखी थी। तो इस तरीके से इसका इटली में जन्म हुआ। स्टार्टिंग से जब ये बच्चा था उसी टाइम से नई नई चीज़ों पे अपने विचार देना इसके एक पेशा बन चुका था, कि जानना बहुत अच्छा लगता था इसको। लेकिन इटली का जो उस दौर चल रहा था उससे काफ़ी प्रभावित हुआ था ये, क्योंकि उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे काफ़ी, मतलब कि अब डिक्टेटर कह सकते हो, लोग काफ़ी करप्टेड हुआ करते थे। तो ये उन चीज़ों को देख रहा था, और उन चीज़ों को देख के ही इसने ह्यूमन बिहेवियर का जो कंसेप्ट है अपने माइंड में डेवलप कर लिया कि अच्छा इंसान तो बुरे ही होते हैं।
ये इंसान तो स्वार्थी होता है, अरे इंसान चोर होता है, कपटी होता है, छलवा होता है, जो अपने कह सकते हो कि अपने लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसके माइंड में एक ऐसा ही परसेप्शन डेवलप हो रहा था। आप कहते नहीं है कि जो चीज़ हमारे सामने हो रही है, जिस एटमॉस्फेयर में हम बड़े हो रहे हैं, बड़े होकर हम वो चीज़ अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छा भाई ऐसा ही है, अब चाहे लोग कितना ही कह ले, अब आपके माइंड में तो वही रहता है। मैकियावेली भी इन सभी से काफ़ी अफेक्टेड था। चलिए हम पहले ये समझते हैं कि मैकियावेली को ऐसा पढ़ा क्यों जा रहा है, क्या हुआ भाई। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो ये थ्योरीज है हमारे, जितने भी थिंकर के व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, इनको 3 पार्ट्स में टोटल डिवाइड किया हुआ है। पहला है एंशियंट, जिनकी शुरुआत सुकरात यानी सुक्रेट से होती है, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब से होती है। मिडिएवल में क्या हुआ था, चर्च और पॉलिटिक्स आपस में मिले हुए थे। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर स्टेट के ज़्यादातर जो फैसले होते थे वो चर्च के द्वारा लिया जाता था। अब स्टेट और चर्च आपस में जब मिल गए तो अब इंडिविजुअल, एक इंसान का ना सोचकर अब चर्च अपनी पावर को बढ़ाता, स्टेट का कुछ चलता ही नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन आ गया है। इसीलिए मिडिएवल एज को एक डार्क एज के नाम से जाना लग गया, अंधकार युग, जहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर पूरा धर्म का बोलबाला है, परोपकार यानी कि ईश्वरीय गुण, ईश्वर ने हमें आज्ञा दी है, ईश्वर ने हमें भेजा है आप सब पे शासन करने के लिए, ना जाने फलाना ठिमका बहुत कुछ कहा जाता था। लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस या आप कह सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं थी और ना ही दिया जाता था। इसी लिबर्टी और इक्वालिटी के अभाव में, स्केर्सिटी के अंदर लोगों ने अब एक उम्मीद जगाई कि कब हम इनसे छुटकारा पाएंगे, और इन छुटकारे को दिलाने के लिए मैकियावेली आया। अब मैं आपको मैकियावेली समझाने जा रहा हूँ, इसको सही से समझना। मैकियावेली को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न जो हम बात कर रहे हैं, एंशिएंट के अंदर जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल जो थे, उनके द्वारा एथिक्स की बात की गई। जैसे देशद्रोह के मामले में जब सुकरात को बंद किया गया तो वो जेल से तोड़ के भाग सकता था। उसके दोस्तों ने कहा भी था सुकरात को, भाई हम बंदोबस्त कर रहे हैं, निकल जाए यहाँ से। सुकरात ने ये कहा कि नहीं, मेरे भाग जाने से, अब चाहे वो निर्दोष था लेकिन मेरे भाग जाने से कानून का उल्लंघन होगा, मेरी नैतिकता ये कहती है कि तेरे को यहीं पे रहना है। और इसीलिए सुकरात भागा नहीं और उसको जहर का प्याला देके मारा गया। तो जो एंशिएंट वर्ल्ड है, उनकी जो थॉट्स थी वो नैतिकता पे आधारित थी। भाई नैतिक काम करनी है, हमें लोगों में ये दिखाना है कि हम सबसे अच्छे हैं, नैतिकता के रास्ते पे चलना है। ये था एंशिएंट वर्ल्ड। लेकिन जब हम मॉडर्न वर्ल्ड में आते हैं, नैतिकता जाए बाढ़ में, यहाँ पे रिलीजन आ गया। रिलीजन ने भी ये कह दिया कि जो भी राजा है वो ईश्वर ने राजा को बनाया है और गॉड के अनुसार राजा शासन कर रहे हैं। अब राजा जो भी कहेंगे वो प्रजा को मानना होगा। अब यहाँ पे और अंधकार और अंधविश्वास आ गया, लोगों ने बिलीव भी करना स्टार्ट कर दिया इन चर्च की इन बातों पे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। लेकिन मिडिएवल एज के इन बातों का भी क्रिटिसाइज़ किया मॉडर्न एज के अंदर सबसे पहले मैकियावेली ने, और इसने ये कहा कि ये सब कुछ बेकार है, हमें स्टेट और पॉलिटिक्स को अलग करना चाहिए, और एंशिएंट टाइम की जो एथिक्स की बातें हैं, जो नैतिकता की बातें हैं, वो तो बिल्कुल ही बेकार है। एक राजा को नैतिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब वो अंदर से चाहे कितना ही चोर कपटी छलवा क्यों ना हो, लेकिन सामने वालों को दिखाना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये था हमारा टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहा हूँ, सही से समझना। देखिए मैंने आपको ये बताया कि एंशिएंट के अंदर एथिक्स की बात की गई, नैतिकता की बात की गई, और मिडिएवल के अंदर डार्क एज की बात की गई। डार्क एज का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एज जहाँ पे लोगों को पॉलिटिक्स या स्टेट गवर्नमेंट के बारे में या राजा के बारे में इतना जानकारी नहीं था, लोगों को इनसे बिल्कुल अलग ही रखा गया, क्योंकि यहाँ पे चर्च का बोलबाला था। किसका बोलबाला, चर्च, डैट मीन्स धर्म का बोलबाला हो गया था। तो मध्य युग के अंदर राजनीति पे जो भी धर्म कहता, जो स्टेट के ऊपर जो चर्च कहता, वही होता। चर्च के जो फादर पोप जो हुआ करते थे, मेन इन्हीं का ही चला करता था। तो मिडिएवल एज के अंदर पॉलिटिक्स में रिलीजन का जुड़ जाने से हुआ ये कि चर्च जो कहता वही स्टेट मानता और वही लागू भी होता, यानी कि सब कुछ धर्म आधारित हो गया था। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इसी वजह से काफ़ी विरोध भी हुआ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चर्च के द्वारा ये कहा जाता था कि भाई हमारे पास एक क्रॉस का निशान है और आप यहाँ पे आइए, इसको देखिए, जो मांगना है वो मांगिए, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, बस बदले में आपको यहाँ पे दान देना होगा। और ऐसे ही ना जाने बहुत अंधविश्वासों को फैला के रखा गया था। अब दान दे या ना दे एक जनता की मर्जी है, अब उनको ये कहना कि देना ही है, और ना जाने कितने ज़्यादा अंधविश्वासों को फैलाया गया था। तो इसी वजह से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। आगे चल के धर्म के अंदर सुधार करने की बात की गई। मार्टिन लूथर किंग के द्वारा धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के बाद ऐसे लोग जिन्होंने चर्च के इन कामों का प्रोटेस्ट किया, ऐसे लोगों को प्रोटेस्टेंट कहा गया, एंड ऐसे लोग जिन्होंने चर्च के इन कामों का सपोर्ट किया, ऐसे लोगों को कैथोलिक कहा गया। इसी तरीके से आज पूरी दुनिया के अंदर
ईसाई धर्म में दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कैथोलिक, जो रोमन चर्च को फॉलो करते हैं, जो इन फिलोसफी को मानते हैं, एंड दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट। तो दो कैटेगरीज में, जैसे कि हम इस्लाम में देखते हैं शिया और सुन्नी, दो भी यहाँ पे कैटेगरी है, वैसे ही प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो कैटेगरीज हैं। तो अलग अलग रिलीजन के अंदर कैटेगरीज बनते चले जाती है। तो सेम यहाँ पे ये हुआ। तो धर्म सुधार आंदोलन हो जाने की वजह से अब लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाने लग गया, पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग करने की बात कही जाने लगी। और यहीं पे आता है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ? पुनर् मतलब फिर से लोगों को जगाना है, क्योंकि अंधकार युग में, मिडिएवल एज के अंदर लोगों को स्टेट और पॉलिटिक्स से इतना अलग रखा गया को उनको इससे बिल्कुल ही मतलब ही टूट गया था। उनका नाता सब टूट गया था। क्योंकि मिडिएवल एज के अंदर फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म का मतलब सामंतवाद, जहाँ पे सबसे ऊपर राजा हुआ करता था, उसके नीचे एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन तंत्र के लोग, जमींदार लोग कह सकते हो, लैंडलॉर्ड्स वगैरह। अब उसके नीचे कुछ बेचारे आम लोग जो खेती किया करते थे, उन पर हैवी टैक्स लगाया जाता था, और इसी वजह से वो अपनी जिंदगी के हैवी टैक्स में ही निकाल दिया करते थे। तो मध्य युग को शोषणकारी युग भी कहा जा सकता है, जहाँ पे दवा कर एक्सप्लोटेशन हो रहा था। तो पुनर्जागरण के अंदर लोगों को फिर से जगाया गया, उनको अपने राइट्स को लेकर। अगर ऐसा है तो क्यों है, क्वेश्चन करना भी सीखो भाई। और इसी वजह से लोगों ने अपने ऊपर पॉलिटिक्स के अंदर, रिलीजन के अंदर इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, अपने राइट्स को लेकर, है ना, राइट टू स्पीच को लेकर अपने बातों को उठाना स्टार्ट किया। इटली के अंदर ना जाने ऐसे कई सारे विचारक हुए, जिसमें जीन बोंदा हो गया, मैकियावेली हो गया, एंड आगे चल के होब्स, रूसो, जॉन लॉक हो गया। ऐसे कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हुए जिन्होंने अपने इन विचारों को, अब सोसाइटी में जो विद्वान है, जो काफ़ी नॉलेज वाला बंदा है, जिनको पता है इन राइट्स के बारे में, अगर ये और लोगों को बताते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों में जागरूकता फैलेगी। इसी वजह से इसको पुनर्जागरण काल कहा गया, क्योंकि यहाँ पे साहित्य में यानी कि लिटरेचर के अंदर अलग अलग तरीके से साहित्य छपवा कर, क्योंकि 1556 में जब जर्मनी के गुटेनबर्ग के अंदर छपाई की शुरुआत हुई तो उसमें सबसे पहले बाइबल छापा गया, उसके बाद तो कई सारे साहित्य छापे गए, लोगों को जगाने का काम किया गया। तो इनमें सबसे पहले जो समाज में जो विद्वान होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, पहली बात। दूसरी बात, साइंस में काफ़ी सारी खोजें हुई, क्योंकि गैलीलियो हो गया, कोपरनिकस हो गया। जैसे पहले क्या माना जाता था कि सूरज सभी प्लैनेट का चक्कर लगाता है, जितने भी प्लैनेट हैं उन सभी का चक्कर सन यानी सूरज लगाता है। अब इसको काट दिया, गैलीलियो आके बताता भाई कोपरनिकस ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सूरज अपनी जगह रहता है, ये प्लेनेट उसके चक्कर लगाते हैं। तो अभी तक तो लोग यही मानते आ रहे थे। तो इसी तरीके से साइंस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, रिलीजन के एंड काफ़ी जगह पे काफ़ी रिफॉर्म किए गए, और इसी को देखते देखते पुनर्जागरण आया, क्योंकि सबसे बड़ा सुधार धर्म के अंदर हुआ था। अब तक क्या होता था कि लोग धर्म के उन बातों का कोई आलोचना नहीं करते थे, बस अंधविश्वास की तरह अंधा विश्वास करते थे जो उनको पाठ पढ़ाया जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, क्रिटिसाइज करना, क्वेश्चन मार्क लगाना, अब अलग अलग तरीके से विकास होने लग गया लोगों में। देखते देखते पॉलिटिक्स को अलग कर दिया गया और रिलीजन को अलग किया गया, और ये सबसे पहले अलग करने का काम मैकियावेली ने किया। मैकियावेली के द्वारा सबसे पहले कहा गया कि पॉलिटिक्स और रिलीजन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को अलग करना चाहिए। और सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देके मैकियावेली आधुनिक युग का फादर कहलाया। और इस पुनर्जागरण काल के अंदर साइंस में, पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़े बड़े रिफॉर्म हुए। उसके बाद लोगों के अंदर एक जागरूकता आई, और इसी जागरूकता के अंदर धर्म सुधार आंदोलन हुआ, और फाइनली स्टेट और पॉलिटिक्स। बस आपको ये ध्यान रखना कि मिडिएवल एज के अंदर पॉलिटिक्स और रिलीजन यानी कि राजनीति और धर्म दोनों एक थे। राजनीति के ज़्यादातर फैसले चर्च यानी कि धर्म के द्वारा लिया जाता था, रिलीजन के द्वारा लिया जाता था। और मैकियावेली के युग में ही मॉडर्निटी की शुरुआत हुई है, इसलिए मॉडर्निटी का जनक भी कहा गया, और मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता की शुरुआत भी कहा गया, यानी कि आधुनिकता की प्रारंभ भी कहा गया। आधुनिकता जिसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेट से रिलीजन को अलग कर दिया गया। अब शुरुआत होती है आधुनिकता यानी कि मॉडर्निटी की, जिसमें मैकियावेली का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसी वजह से इसको फादर या जनक कहा गया। अब मैकियावेली को समझने के लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला, प्रथम आधुनिक विचारक कौन है, मैकियावेली है। क्यों? क्योंकि इसने एंशियंट टाइम की जो एथिक्स की बातें हैं उनको भी नकार दिया, नैतिकता पे नहीं चलना चाहिए। एक राजा है तो उसको इमोशन, अपने अंदर की जो भावना है उसको मार देना चाहिए, क्योंकि एक राजा के लिए भावनाएं काम नहीं आती। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ये सारी बातें। एंड मिडिएवल एज की जो पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन का कंसेप्ट था, इसको भी इसने नकार दिया। इन दोनों को नकारने के बाद जो एक नया एज शुरू हुआ उसको कहा गया आधुनिक यानी कि मॉडर्न एज। इस तरीके से आधुनिकता की शुरुआत हुई, यानी कि मॉडर्निटी की शुरुआत हुई मैकियावेली के टाइम से। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ये फर्स्ट मॉडर्न थिंकर है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, इसने राजनीतिक शिक्षक की भूमिका निभाई है, इसने पॉलिटिकल एक टीचर या फिलोसफर की भूमिका निभाई है।
इसने एक राजा की छवि बताई कि राजा को कैसा होना चाहिए। जैसे प्लेटो कहता है कि एक राजा को फिलोसफर किंग होना चाहिए, यानी कि दुनिया की सारी जानकारी उसके पास होनी चाहिए, उसको नैतिकता के रास्ते पे चलना चाहिए, है ना। लेकिन इससे ठीक अपोजिट था मैकियावेली का राजा। उसका क्या कहना था कि एक राजा को ना ही एथिक्स यानी कि नैतिकता फॉलो करना चाहिए और ना ही धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, यानी कि इन दोनों रास्ते पे जो नहीं चलेगा ऐसा राजा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। मैकियावेली ने अपनी इस पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर पूरा जो सेंटर में रखा है वो प्रिंस को रखा है, एक राजा को रखा है कि एक राजा की छवि कैसी होनी चाहिए, राजा को कैसे काम करना चाहिए। मैकियावेली ने जो बुक लिखा उसका नाम ही है प्रिंस, क्योंकि ये प्रिंस के ही ऊपर है। ये बुक आई थी 1532 में। इसी बुक के अंदर मैकियावेली ने अपने सारे थॉट्स दिए हैं। मैकियावेली कहता है कि एक राजा अंदर से उतना ही इमोरल यानी कि अनैतिक होगा। जरूरी नहीं है कि वो मोरलिटी का ही काम करे। जब उसको अपनी पावर को बढ़ानी हो, जब उसको अपनी सत्ता को बचाना हो, जब उसको अपने स्टेट में सभी लोगों को डिफेंस देना हो, चाहे उसको अनैतिकता के रास्ता यानी कि इमोरलिटी पे भी चलना पड़े तो उसको चलना चाहिए। इसलिए ऐसा पहली बार हुआ कि किसी राजा को नैतिकता के राह पे ना चलकर अनैतिकता पे चलने की बात मैकियावेली ने कहा। तो मैकियावेली ने अपनी बुक प्रिंस के अंदर दो बातों पे सबसे ज़्यादा जोर दिया। पहला प्रिंस यानी कि एक राजा कैसा होना चाहिए, और दूसरी बात है पावर, यानी कि एक राजा को अपने पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर को बचाने के लिए, अपने दुश्मन को ख़त्म कर देने के लिए इसने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है अपनी बुक प्रिंस के अंदर। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डनिंग का क्या कहना है कि प्रतिभा संपन्न था भाई मैकियावेली। तो प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली सही अर्थ में अपने युग का शिशु था, क्योंकि इसी के युग से मॉडर्निटी की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? मध्य युग के बाद आधुनिक युग की शुरुआत होती है, आधुनिक काल की शुरुआत होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक स्टेट का जो किंग है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए यह मैकियावेली बताता है। अब इसके बाद सेवाइन का क्या कहना है कि मैकियावेली का संपूर्ण जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, वो उसके टाइम की परिस्थितियों पर आधारित है। क्योंकि मैकियावेली के टाइम पर ज़्यादातर लोग अनएजुकेटेड थे, भ्रष्ट थे, काफ़ी करप्टेड लोग हुआ करते थे। तो उसको ये लगता था कि लोगों की छवि ही ऐसी है। तो उसके मन में एक व्यक्ति के प्रति जो छवि थी वो स्वार्थी व्यक्ति की थी कि सभी लोग स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ पूरा करने में लगे पड़े हैं, सब सेल्फिश है साले, सब के सब सेल्फिश है, बस अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। मैकियावेली यदि किसी दूसरे देश या युग का होता तो राजनीति के बारे में उसकी विचार कुछ और ही होती। दैट मीन्स वो इटली में पैदा हुआ, इसलिए जो इसकी विचार है वो ऐसी है, क्योंकि इटली की कंडीशन उस टाइम पे इस प्रकार की थी। छोटे छोटे स्टेट में इटली बटा हुआ था, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, तो वो चाहता था इटली को पूरा एक कर देना। चलिए पहले हम ये समझते हैं कि मैकियावेली पर अपने युग का प्रभाव क्यों पड़ा, ऐसा क्यों। देखो काफ़ी सेंसिटिव था मैकियावेली, यानी चीज़ों को जल्दी दिल से और दिमाग से लगा के सोचा करता था ये। इसलिए मैकियावेली एक राजनीतिज्ञ बना, एक पॉलिटिशियन बना और एक रियलिस्टिक पॉलिटिशियन बना, जिसने यथार्थ की बातें करी, ऐसी बातें करी जो कहीं ना कहीं आज भी पॉलिटिक्स के अंदर देखा जा सकता है। ये सब जान लेने के बाद चलिए अब ये जानते हैं कि मैकियावेली को अपने युग का चाइल्ड क्यों कहा जाता है, यानी कि बच्चा क्यों कहा जाता है, एक शिशु क्यों कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। जैसे मिडिएवल एज खत्म होता है तो उसके बाद मॉडर्न एज की शुरुआत में, चाहे इटली हो या फ्रांस हो, लुई 16वां का शासन, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, पुर्तगाल हो, स्पेन हो, ज़्यादातर स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, यूरोपियन स्टेट के अंदर राजतंत्र बन रहे हैं, राजा का शासन बन रहा है। तो ज़्यादातर राजा उस टाइम के डिक्टेटर थे। जैसे लुई 16वां को देख लो भाई, हैवी टैक्स जनता पे लगा रहा था। तो इसी से प्रभावित था वो भी मैकियावेली। उसका ये कहना था कि राजा की जो छवि है वो जनता को पता चल जाता है कि मेरा राजा काफ़ी करप्टेड है, काफ़ी भ्रष्टाचार करता है, जनता पे अत्याचार करता है। तो एक राजा की छवि कैसी होनी चाहिए जनता के सामने। अब मैकियावेली अपना कंसेप्ट देता है अपनी बुक प्रिंस के अंदर। चलिए पहले ये समझना। तो ये बताता है मैकियावेली कि एक राजा को हमेशा पावर यानी कि शक्ति प्राप्त करने के लिए चाहे किसी भी हद पे जाना पड़े चले जाना चाहिए, लेकिन उसका मेन मकसद शक्ति प्राप्त होना चाहिए। अगर आज आपके पास पावर है ना दोस्त, आपके आगे पीछे 4 लोग घूमेंगे, भाई यार ये पैसा वाला है, इसके पास रिसोर्सेज हैं। इसलिए मैकियावेली कहता है कि एक राजा को अपनी जो पावर है वो गेन करना चाहिए, इसको शेयर कभी नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसे लोगों के पास शेयर हो गए जो आपका दुश्मन निकला तो रायता फैल जाएगा, वो आपको नष्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। इसलिए मैकियावेली एक राजा को ये एडवाइस देता है कि आपका दुश्मन आपको ख़त्म करे, इससे पहले आप अपने दुश्मन को ख़त्म कर दो, नेस्तनाबूद कर दो, फिनिश कर दो, ख़त्म। इसीलिए
मैकियावेली को इटली का या अपने युग का चाणक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाणक्य भी कहा जाता है। जैसे कि आपको चाणक्य की एक कहानी याद होगी। जब चाणक्य छोटा था तो उस टाइम ये जा रहा था, तो एक खेत में इसके पाँव में कांटा चुभ गया। तो उस कांटे से इसको बहुत दर्द हुआ। तो इसने कहा कि भाई मट्ठा लेकर आओ, और उस कांटे पे मट्ठा डाल रहा था। चंदू नामक लड़के ने, जो आगे चलकर चंद्रगुप्त बना, उसने पूछा कि ये मट्ठा क्यों डाल रहे हैं? मट्ठा लस्सी सुना होगा आपने। चाणक्य ने जवाब दिया कि इसने मुझे दुख दिया है, इसने मुझे दर्द दिया है, और जो किसी को दर्द दे उसको रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए इसको मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तो सेम मैकियावेली कहता है कि जो आपका दुश्मन है, जो आपको दुख पहुंचा सकता है, जो आपका एनिमी है, ख़त्म कर दो उसको, वरना एक दिन यही दुश्मन आपको ख़त्म कर देगा। तो ये एक राजा को एडवाइस देता है मैकियावेली। तो कहीं ना सुनने में ये बातें थोड़ी रियलिस्टिक लगती है, इसलिए मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर मैकियावेली ने जो बातें कही ना, तो सीधे दिल में आके छन्नी छन्नी कर देती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राष्ट्रीयता की भावना। देखो हो क्या रहा था उस टाइम पे, देशों के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अंदर नेशनलिज्म का राइज हो रहा था। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद, यानी कि अपने देश से प्रेम करना। सभी देश अपने देश को पावरफुल कंट्री बनाना चाहते थे। अब चाहे कुछ भी करना पड़े, अब चाहे आप इटली को देख लो, स्पेन पुर्तगाल को देख लो, इंग्लैंड को देख लो, सभी चाहते थे हमारा देश सबसे पावरफुल हो। अब इसीलिए वो एक देश दूसरे देश पर लड़ाई करते रहते थे, भाई ये इस पर अटैक कर रहा है, ये इस पर अटैक कर रहा है। इसी बीच इटली के अंदर जितने भी स्टेट थे वो सब एक दूसरे में छोटे छोटे टूटे हुए थे, टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। मैकियावेली चाहता था पूरे इटली का यूनिफिकेशन करना, इटली का एकीकरण कर देना, क्योंकि इटली छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था। इसलिए उस टाइम पे इटालियन पीपल में राष्ट्रवाद की भावना जग रही थी इन विचारों के माध्यम से, जो मैकियावेली यहाँ पे कह रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की वजह से लोगों के अंदर फिर से मध्यकाल में जो लोग सोए हुए थे, जो क्वेश्चन नहीं करते थे, पॉलिटिक्स से दूर हो गए थे, एंड चर्च या रिलीजन में इतना डूब गए थे, अंधविश्वास हो गया था, उन लोगों को जगाने का काम मैकियावेली ने या उस टाइम के तमाम उन विद्वानों ने किया, जिन्होंने पॉलिटिक्स और राइट्स को लेकर लोगों के अंदर एक चिंगारी लगा दी, सीने में आग लगा दी, ताकि लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। अब रिलीजन को अलग करके एंड पॉलिटिक्स के अंदर लोगों को अवेयर किया गया, इसलिए पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो यानी कि अब लोगों को जगाया गया, सोए हुए लोगों को फिर से जगाना पुनर्जागरण कहलाता है। मैकियावेली कहता है कि पॉलिटिक्स में धर्म और नैतिकता, यानी कि रिलीजन और एथिक्स का कोई भी स्थान नहीं होता पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स में अगर कोई इन पे चलेगा, नैतिकता पे चलेगा, तो कब कोई आपका काट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यानी कि आपकी पावर के पीछे कौन आपका दुश्मन बन रहा है, या आपके घर में कोई अजगर पल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको डस लेगा। इसलिए नैतिकता पे नहीं चलना चाहिए, जिस पे शक हो रास्ता साफ कर देना चाहिए। मैकियावेली यहाँ पे ये कहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मानव सहवाब संबंधी विचार। अपने टाइम पे इसने उन इंसानों को देखा था जो करप्शन में काफ़ी लगे हुए थे, तो इसी वजह से इसका जो माइंड है मैकियावेली का, उसके अंदर लोगों के प्रति एक विचार आ गए। मैकियावेली ये कहने लग गया कि इंसान बुरे होते हैं, वो स्वार्थी होते हैं, अपनी आत्म सुरक्षा, अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि पावर गेन करते रहते हैं। और जब इनके पास ये पावर आ जाती है तो ये दूसरों पे थोपते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, और उसी टाइम पे स्ट्रगल, दैट मीन संघर्ष होना सोसाइटी में स्टार्ट होता है। तो मैकियावेली ने एक इंसान को जानवर कहा है। जैसे एक जानवर भूख जब लगती है ना तो किसी का शिकार कर देता है, सेम ऐसा ही एक इंसान भी है। जब इसका भी पेट खाली होता है तब चोरी डकैती या ना जाने कितने तमाम ये घटनाएं करना स्टार्ट कर देता है। तो एक इंसान स्वार्थी बुरा होता है ना, उसका जो बिहेवियर है वो बुरा है। मैकियावेली ऐसा कहता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान अगर किसी दूसरे को दोस्त बनाता है तो वो अपने स्वार्थ को देख के बनाता है कि उससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। यही बात आगे चल के कौन? मार्गेंतु कहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम। 6 पॉइंट के अंदर शक्तिवादी राजनीति का विचार। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही से समझना। देखो मैकियावेली ने अपनी बुक प्रिंस के अंदर जो सबसे सेंटर में रखा है पॉइंट, वो है पावर। सिर्फ इसने पावर गेन करने की बात कही है, शक्ति की बात करी है। इसीलिए शक्तिवादी राजनीति का विचार जो है मैकियावेली का, आपको चलिए पहले मैं ये समझाता हूँ। मैकियावेली ये बताता है कि एक राजा की छवि ऐसी होनी चाहिए जिससे कि प्रजा के सामने वो बिल्कुल हीरो के टाइप में लगे कि भाई हमारा राजा कितना अच्छा है। अब वो चाहे पर्दे के पीछे कुछ भी कर रहा हूँ, अनैतिकता कर रहा हूँ, छल कपट कर रहा हूँ, लेकिन जनता को यही लगना चाहिए भाई कितना राजा अच्छा है हमारा यार, कितना ख्याल रखता है हमारा ये।
जबकि देश में जितने भी कांड हो रहे हैं उन कांडों में एक राजा का ही हाथ हो लेकिन उसके बावजूद भी जनता को पता नहीं चलना चाहिए। पता होता क्या है, मैकियावेली की इन्हीं बातों की वजह से लोगों को ये लगता है कि भाई मैकियावेली ने तो अनैतिकता की बात करी है, इमोरलिटी की बात करी है कि राजा इन रास्तों पे चल सकता है। तो ऐसे में भाई फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर भी हुआ मॉडर्न वर्ल्ड का ये, एंड इसके बाद भी इसको फादर भी कहा जाता है, इसने अनैतिकता की बात भी की है। तो ये कुछ अटपटा नहीं लग रहा, तो लोग इसके बारे में गलत गलत धारणाएं बना लेते हैं। मैकियावेली ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस टाइम की कंडीशन ही कुछ ऐसे थी कि देशों ने अगर पावर गेन नहीं किया तो कब आप पे कोई अटैक कर देगा, आपको नेस्तनाबूद कर देगा। और यही यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हो रहा था। अब वो चाहे नेपोलियन हो, अब चाहे देशों के जितने भी कंट्रीज़ हो, वो देश इसी में लगे हुए थे। अब इसलिए मैकियावेली ने कहा कि एक राजा बुरा नहीं होता, उसको ये अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग करना होता है। मैकियावेली एक राजा को एडवाइस देता है कि हमेशा इमोशंस में खो के काम मत लेना भाई, दिमाग से काम लेना है। यहाँ पे सत्ता संभाल रहे हो, पावर गेन करनी है। अब मैकियावेली क्या कहता है कि एक जनता के लिए सामने राजा की जो छवि होती है वो 4 तरीके की होती है। अब आपको ये चारों जो भावनाएं हैं आपको ये समझना है, इन जो जनता के सामने जो फीलिंग्स होती है राजा के प्रति। अब पहले आप ये समझिए, देखिए पहला होता है प्यार, यानी जनता प्यार भी करती है। नफरत, हेट भी करती है, लव भी करती है। फियर यानी कि डर, निंदा यानी कि क्रिटिसाइज भी करती है। तो जनता के मन में यानी पब्लिक के मन में राजा के प्रति ये चारों चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के बताता है मैकियावेली। सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या बनाता है वो, कि एक राजा के प्रति लोगों के मन में प्यार भी होना चाहिए और डर भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये राजा सबसे अच्छा राजा है। मैकियावेली के अकॉर्डिंग ये एक आइडियल राजा है, इसने इसको सबसे अच्छा राजा बताया। अगर एक राजा के प्रति लोगों के मन में प्यार भी हो और डर भी हो, लव भी हो और फियर भी हो, और ऐसा होना ज़रूरी है, तभी लोग आपकी बातों को मानेंगे और आपसे मोहब्बत भी करेंगे। मैकियावेली का आइडियल राजा है ये, पहला कंडीशन। ये दूसरा कंडीशन क्या बताता है कि अगर एक राजा के प्रति लोग नफरत भी करते हैं और डर भी रखते हैं वो अपने मन में, तो चलेगा, इतना बुरा भी नहीं है। तो एक ऐसा राजा भी होता है। मैकियावेली के द्वारा जो 4th कैटेगरी में राजा रखा गया है, ये सबसे घटिया राजा है। क्यों? क्योंकि ऐसे राजा से लोग या तो नफरत, हेट करते हैं या उनका क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे राजा सबसे घटिया कैटेगरी में आते हैं, हेट और क्रिटिसाइज वाले। और ऐसे राजा को बचने की सलाह दी है, एडवाइस दी है मैकियावेली ने कि जनता आपसे नफरत और निंदा यानी कि आपसे हेट और आपको क्रिटिसाइज ना करना लग जाए, इसलिए ऐसे राजा को बचकर रहना चाहिए, वरना नेस्तनाबूद कभी भी विद्रोह हो सकता है। जैसे लुई 16 फ्रांस का राजा हुआ करता था, इससे लोगों ने नफरत भी करना स्टार्ट कर दिया, इसको क्रिटिसाइज करना भी स्टार्ट कर दिया। एंड में क्या हुआ, लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया 1789 के अंदर, और उसको बीच धर से अलग करके यानी आरी से काट दिया गया। बरन एंड में बुरा अंत हुआ उसका। तो मैकियावेली इन चारों कैटेगरी में जो सबसे अच्छा कैटेगरी बताता है वो कौन बताता है, जिससे लोग प्यार भी करें और लोगों में डर भी हो, ये सबसे अच्छा राजा है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा राजा पावर भी गेन कर पाएगा और अपनी छवि भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। और ऐसे राजा को चाहे जिस भी रास्ते पे जाना पड़े अपनी पावर को बचाने के लिए वो जा सकता है। मैकियावेली ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि हमेशा नैतिकता पे चलना है, ज़रूरत जहाँ भी पड़े वो रूप धारण कर लेना है। इसलिए इसने इच्छाधारी का रूप बता दिया एक राजा को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यक्तिवादी विचारधारा। देखो, एक व्यक्ति चाहता है हमेशा से पावर गेन करना, कि अपनी शक्ति को बढ़ाना। सेम इसी तरीके से राजा की भी छवि होती है, अपनी शक्ति को बढ़ाना। इंडिविजुअल चाहता है शक्ति बढ़ाना, ऐसी राजा भी चाहता है, क्योंकि लोगों को ही मिलाकर राज्य बना है। और वो राजा जो है वो एक लोगों के बीच में से तो है भाई, है कोई पहाड़ों या पेड़ में से तो पैदा हुआ नहीं है वो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फादर ऑफ मटेरियलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि भौतिकवाद और उपयोगितावाद का एक प्रेरणा है ये। फर्स्ट टाइम जिसने रियलिस्टिक बातें की है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जिसने रियलिटी बताया है लोगों को राजा प्रजा के बारे में। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य संघ के विचार, यानी कि इसने बताया कि किस तरीके से एक स्टेट को अपने आप को पावरफुल बनाना है, एक स्टेट कमजोर ना पड़ जाए भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य संघ, पूरा यूनियन बना रहना चाहिए अभी मजबूत तरीके से। 10 पॉइंट का है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुयायी। इसने एजुकेशन सिस्टम में चेंज और आधुनिकता को पढ़ाने के लिए उन सभी बातों को शामिल किया जो एक राजा को शक्तिशाली राजा बनाए, उसकी छवि में सुधार करे और एक प्रजा को भी जागरूक और सजग बनाए। इसलिए इसने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, इसको मॉडर्न शिक्षा को इसने बढ़ावा दिया। इन्हीं सब बातों की वजह से
अलग अलग विचारकों के द्वारा या थिंकर्स के द्वारा ये कहा जाता है कि मैकियावेली एक बुरा राजा बनाना चाहता है, जबकि वो एक बुरा राजा नहीं बनाना चाहता। वो ये बस बताना चाहता है कि राजा एक भावनाओं में ना बह जाए। उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज आपका जो स्टेट है, आपकी जो पावर है, कोई भी ख़त्म कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता के रूप में जाना जाता है। अभी जो हमने पॉइंट्स देखे हैं ये सारे, वो हमें ये बताते हैं कि क्यों मैकियावेली को अपने युग का चाइल्ड यानी शिशु कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इसको आधुनिक राजनीतिक विचारक में इसको पिता या फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर क्यों कहा जाता है, या इसको पिता क्यों कहा जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर का या मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का। देखिए, मैकियावेली आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है, जनक माना जाता है। डनिंग कहता है, क्या कहता है कि मैकियावेली ने मध्य युग यानी कि मिडियावल एज और आधुनिक युग यानी कि मॉडर्न एज का संबंध बताते हुए इनको अलग अलग किया। इसी वजह से इसको प्रथम राजनीतिक विचारक कहा गया। क्यों? क्योंकि इसने मिडिएवल एज की कमियों को बता के इसको क्रिटिसाइज किया। यहीं से मॉडर्न एज की शुरुआत हुई, यानी कि मिडिएवल एज खत्म और जो इसने अपनी विचार दी उसी से मॉडर्न एज की शुरुआत हुई। इसीलिए इसको प्रथम यानी कि फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर या थिंकर कहा जाता है, या जो इसने अपने विचारें दिए। प्रोफेसर जोन्स का क्या कहना है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के पिता की संज्ञा दी जाती है मैकियावेली को। तो जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफर या पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं, सभी ने ये एक्सेप्ट किया है कि मैकियावेली फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर था। डनिंग के अनुसार यह कहना कि वह आधुनिक युग का प्रारंभ करता है उसी प्रकार सही है जैसे यह कहना कि वह मध्य युग को समाप्त करता है। मध्य युग को यानी मिडिएवल एज को खत्म एंड भी मैकियावेली नहीं किया है, एंड मॉडर्न एज की शुरुआत भी मैकियावेली नहीं की है अपने इन थॉट्स या अपनी इन फिलोसफी को देकर। इसके बाद देखते हैं कि कुछ विचारक बोंदा, जीन बोंदा जो कि दोस्त इटली का ही हुआ करता था, जीन बोंदा को आधुनिकता का पिता कहा जाता है कि भाई आधुनिकता की शुरुआत जीन बोंदा ने की है। बट ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जीन बोंदा नामक जो विचारक है इसने पुनर्जागरण काल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लोगों को जगाने का इसने काम किया, नो डाउट। लेकिन अपने इन विचारों में इसने मध्य युगीन काल के जो विचार थे, जैसे फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, राजा सुप्रीम, कुछ डिक्टेटर की जो बातें हैं वो इसके विचारों में रही जो मध्य युग में हुआ करती थी। इसी वजह से इसको ना कहकर मैकियावेली को पिता कहा जाता है। क्लियर है? मैकियावेली ने मध्य युग से पूर्ण नाता तोड़कर एक नए युग की शुरुआत करी और आधुनिक युग की सभी मान्यताएं प्रिंस नामक ग्रंथ में इसने लिख डाली, जो कि 1532 में आई थी। सेवाइन क्या कहता है कि मैकियावेली ने राज्य को जो अर्थ दिया है वो आधुनिक युग के अंदर माना भी जाता है कि स्टेट एक पावरफुल होना चाहिए, स्टेट को यानी कि एक राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमने देखा। तो आंसर में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है, उसके बाद आपको थिंकर के व्यूज़ लिखने हैं, पॉइंट्स भी बताना है, आपको फिर जो थिंकर्स होते हैं उनके बुक्स के नाम भी बताना होता है। और इसे जितने भी थिंकर्स मैंने बताए इनका नाम आपको जरूर बताना है कि ये थिंकर्स जो हैं, ये जो इनके जो थॉट्स है मैकियावेली के प्रति वो ये है। इससे आपका जो आंसर है वो सॉलिड हो जाएगा। मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का फादर या पिता कहे जाने के कुछ रीज़न है मैकियावेली को। वो रीज़न कौन कौन से हैं? पहला, इसने पॉलिटिक्स को रिलीजन और एथिक्स दोनों से इसने अलग कर दिया, पहला रीज़न है। सेकंड पॉइंट क्या है? राष्ट्र राज्य, यानी कि इसने नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बताया। नेशन स्टेट मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया इसने। यथार्थवादी राजनीति की अवधारणा दी। यथार्थवादी का मतलब क्या होता है? जो रियलिटी बता रहा हो, जो आपको सच्चाई की बातें बता रहा हो, ठीक है, जो आपको दिख रहा हो, प्रैक्टिकली बातें कर रहा हो, प्रैग्मेटिक बातें कर रहा हो, ऐसा नहीं जो कल्पनाओं की बात करता हूँ, इमेजिनेशन की बात करता हूँ। एक राजा ऐसा है बट ऐसा होना चाहिए, इसने वही बातें बताई जो रियलिटी में है भी और राजा ऐसा करते भी हैं। अब अक्सर देखा जाता है कि एक राजा की छवि जनता के सामने बिल्कुल एक सच्चे इंसान, साफ सुथरे इंसान की होती है, बट पर्दे के पीछे ना जाने कितने कांड वो अपने बंदों से करवा रहा होता है। इसलिए मैकियावेली यहाँ पे ये भी कहता है कि अगर एक राजा को किसी को दंड देना है, किसी को पनिशमेंट देना है, तो वो खुद अपने मुंह से, अपने वर्ड से या अपने हाथों से ना दे, वो किसी और से करवाए। ऐसा इसलिए ताकि जनता के प्रति जो राजा की छवि वो बनी रहे। अब जो भी कांड करवाना है वो राजा किसी और के हाथों से करवाए, राजा कभी खुद ना करे, ऐसा कहता है मैकियावेली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संप्रभुता का पूर्व सूचक। ये इसने कहा है कि संप्रभुता जरूरी है, यानी कि एक स्टेट अपने पावर को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से सिक्योर रखे। ऐसा नहीं कि एक स्टेट के अंदर से भी एक राजा के ऊपर दबाव हो और एक स्टेट यानी बाहर, यानी कि कोई एक्सटर्नल या कोई अलग देश आपके ऊपर दबाव बना रहा हो। एक देश पूरा आज़ाद हो डिसीजन लेने में, अपने पावर को सिक्योर करने में।
फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक हुआ। इसने जो साइंटिफिक बातें बताई वो रियलिटी में लोगों को समझ में भी आई। आज भी आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ यार ऐसा ही तो है, लोग सच में यार चोर कपटी होते हैं, हाँ सच में यार वो छलवा होते हैं यार, हैं। आज आपके दोस्त होंगे जो आपके सामने होते कुछ हो रहे हैं और जाके कहीं चुगली करके कुछ और बता देते हैं आपके सामने। तो भाई आपको लगता है कि मेरा दोस्त कितना अच्छा है यार, मेरे बारे में कितना सोचता है, और जब रियलिटी पता चलती है कि वाह भाई बेटा तू ही था ना जिसने मेरे पीठ के पीछे खंजर भोंक दिया था, है ना। कुछ आपके सामने कुछ और दूसरों के सामने कुछ और, ऐसे लोग किसी के नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार किया था इसने, यानी कि इसने अटैक किया मिडिएवल एज पे, तभी तो मॉडर्न एज की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्या, राज्य के आधुनिक स्वरूप का वर्णन किया इसने। आज इसने बताया कि एक स्टेट का नेचर कैसा होता है, एक स्टेट का नेचर का मतलब एक किंग का नेचर कैसा होता है, और जो इसने बताई वो रियलिटी में लोगों को भाग गई, भाई हाँ भाई ऐसा ही नेचर होता है, इसलिए इसने आधुनिकता की शुरुआत करी, इसको पिता कहा गया। नेक्स्ट इसने संघ राज्य की बात करी, यानी कि एक स्टेट आपस में मिलकर रहे, एक ही बन के रहे। जैसे कि इटली है भाई, इटली उस टाइम काफ़ी टुकड़ों में बटा हुआ था, तो ये चाहता था कि इटली का यूनिफिकेशन हो जाए, इटली भी मिलकर एक हो जाए, यानी कि इटली का एकीकरण हो जाए और इटली भी एक बन जाए। तो इसी वजह से इटली का जो कॉन्सेप्ट है इसके माइंड में जो था, इसलिए इसने दुनिया को ये बताया कि एक स्टेट को, स्टेट मतलब एक देश है, हमेशा एक बनकर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अवसरवादी राजनीति का परिवर्तन इसने किया। अवसरवादी, अब जहाँ पे भी जो अवसर आपको दिखे, अपॉर्चुनिटी दिखे, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए मैकियावेली यहाँ पे कहता है एक राजा के अंदर दोनों छवि होनी चाहिए। जहाँ पे उसको लगता है कि नहीं भाई लोगों को दिखानी है अपनी ताकत, तो उसको शेर बन जाना चाहिए। शेर क्या करता है, पीछे होकर पूरा अटैक करता है, भाग जाते हैं सारे। जैसे शेर को देख के लोग डर जाते हैं, वैसे ही एक स्टेट के राजा या स्टेट की पावर को देखकर लोग डर जाए, दुश्मन भी आप पे आंख उठा के ना देख सके। इसलिए शेर की भी छवि होनी चाहिए। और जैसे लोमड़ी बहुत तेज होती है भाई, बहुत तेज होती है लोमड़ी, वैसे एक राजा को भी जहाँ पे लगता है कि भाई मामला थोड़ा खराब हो गया, घिसक जाना चाहिए, वैसे ही लोमड़ी की चाल भी एक राजा के अंदर होनी चाहिए। एक शेर की भी और एक लोमड़ी, इन दोनों की चाल राजा के अंदर होनी ही चाहिए, तभी वो एक राजा हो सकता है मॉडर्न स्टेट के अंदर। इस प्रकार कहा जा सकता है राज्य और राजा के ऊपर जो मैकियावेली के विचार है वो आधुनिक युग की शुरुआत करती है। इस कारण से मध्य युग का अंत होता है और आधुनिकता की शुरुआत होती है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजनीति का नैतिकता और धर्म से अलग करना, यानी कि पृथक्करण का जो सिद्धांत है इसकी आलोचनात्मक आपको वर्णन करना है। आपको ये बताना है कि मैकियावेली के द्वारा जो राजनीति को नैतिकता से और धर्म से दोनों से अलग किया गया है, आखिर ऐसा क्यों किया गया है, आपको इसकी आलोचना करना है। क्रिटिकली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम मोरलिटी एंड रिलीजन। मैकियावेली का ये जो विचार है ये आपको बताना ही बताना होता है अगर आपको मैकियावेली पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसी ने पॉलिटिक्स से मोरलिटी और रिलीजन दोनों को ही अलग कर दिया। चलिए पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने की बात सबसे पहले मॉडर्न टाइम में मैकियावेली ने की, और ये हम सब ने देखा। सबसे पहले आपको मैंने इंट्रोडक्शन में अभी तक यही बताया है। तो एक राजा की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहले ये कहता है कि सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए एक राजा चाहे जो भी करे, जो भी रास्ता अपनाए वो कर सकता है। अब राजा चाहे कोई ऐसी अनैतिक या इमोरल काम भी करता है लेकिन इससे लोगों को भला हो रहा है, तो मैकियावेली राजा को ये भी काम करने की छूट देता है। मैकियावेली आगे क्या कहता है कि मैकियावेली ने पोप की सर्वोच्चता का खंडन किया है। इसने बोला कि जो पोप है, क्योंकि चर्च के अंदर जो पोप होता है पूरी दुनिया के ईसाई धर्म में सबसे बड़ा वही होता है, और उसके द्वारा जो कहा जाता था स्टेट वही मान लिया करता था, इसलिए मैकियावेली के द्वारा इसकी आलोचना की गई, क्योंकि मैकियावेली ने स्टेट से यानी कि पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग कर दिया, और ये बात उसने अपनी बुक द प्रिंस के अंदर बताई। इसके बाद हम देखते हैं कि धर्म, नैतिकता और राजनीति से अलग करने का क्या इम्पोर्टेंस है मैकियावेली के लिए, और मैकियावेली ने इसके बारे में बताया क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजनीति में साध्य ही साधन का औचित्य है। आखिर मैकियावेली ने पॉलिटिक्स से धर्म यानी रिलीजन, मोरालिटी यानी कि नैतिकता को अलग क्यों किया है। पॉलिटिक्स में साध्य ही साधन का औचित्य है। साध्य मतलब क्या होता है, आपका एंड्स मतलब जो आपका मेन गोल है, और उस गोल को प्राप्त करने के लिए, उस गोल जो आपने सेट किया हुआ है, जैसे राजा का गोल क्या है, पावर को अचीव करना, पावर गेन करना, और उस पावर को अचीव करने के लिए आपका मेन साधन आप कौन से तरीके अपना रहे हो। तो यहाँ पे मैकियावेली क्या कहता है कि राजनीति में साध्य
ही साधन का औचित्य है। मैकियावेली एक राजा को कहता है कि राजा का जो लक्ष्य है क्या, पावर, यानी कि पावर गेन करना, और उस पावर गेन करने के लिए अब चाहे वो जो भी तरीका अपना ले वो सारे तरीके सही हैं। मैकियावेली ने छूट दे दी एक राजा को। अपनी बुक डिस्कोर्सेस के अंदर भी इसने ये बताया है कि राजा अनैतिक काम भी कर सकता है अगर उसका वो तरीका जो वो अपना रहा है, चाहे वो अनैतिक हो, जिसमें वो कोई वचन दिया गया है वो उस वचन को तोड़ दे, कोई प्रॉमिस किया है उसको तोड़ सकता है, बस उसकी जो पावर है वो बनी रहनी चाहिए, सोशल वेलफेयर हो रहा हो और स्टेटस जो है उसका वो बना रहे, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे उसको अत्याचार करना पड़े, चाहे लोगों पे अन्याय करना पड़े, हत्या ही क्यों ना करना पड़े, उसको शेर और लोमड़ी दोनों की ही चाल अपने अंदर रखना है, क्योंकि शेर बहुत ताकतवर होता है और लोमड़ी बहुत चालाक होती है। तो इस तरीके से मैकियावेली ने राजा को ये भी काम करने से छूट दे दी है। बाकायदा उसका जो स्टेट का पावर है वो बरकरार रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। एक राजा को अपनी पावर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसी वजह से राजा को ये सभी चीज़ करने की छूट दी गई है, बस उसका पावर सिक्योर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नैतिकता का दोहरा मानदंड। मैकियावेली ने नैतिकता को तो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला उनके लिए जो राज्य का राजा है, दूसरा प्रजा यानी कि लोगों के लिए। मैकियावेली यहाँ पे क्या कहता है कि राजा के लिए नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो फ्रांस है उसने इटली के फ्लोरेंस पे अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया था, और ये वही फ्लोरेंस है जहाँ पे मैकियावेली का जन्म हुआ था। तो उसने ये देखा था जो कमज़ोर है उस पर कोई ताकतवर देश कैसे अटैक करके उसको गुलाम बना लेता है। तो मैकियावेली ये चीज़ समझता था, इसलिए उसने ये कहा कि एक राज्य के लिए कोई नैतिकता नाम की चीज़ नहीं होती, उसको अपने पावर को, उसको अपने स्टेट को बचा के रखना है, कोई उस पर आँख उठा के ना देख ले, अब चाहे उसको ये भी रास्ते क्यों ना अपनाना पड़ जाए। राजा के लिए कोई नैतिकता नहीं है, लेकिन प्रजा के लिए जो मेन नैतिकता है, जो मोरालिटी है, वो क्या है, राजा के द्वारा जो भी आदेश दिए गए हैं उसको पालन करना। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जिस तरीके से मैकियावेली ने राजनीति से नैतिकता को अलग कर दिया, सेम उसी तरीके से राजनीति को धर्म से भी इसने अलग कर दिया, यानी कि पॉलिटिक्स रिलीजन से अलग रहेगा। मैकियावेली क्या कहता है कि धर्म का पालन हमें जब तक करना चाहिए जब तक ये जनता में कल्याण, भाईचारा, शांति या जन कल्याण की भावना को बढ़ा रहा हूँ। अगर ऐसा लगता हो स्टेट को कि धर्म के वजह से उसके अंदर रुकावट पैदा हो रही है, उसके काम में बाधा आ रही है, तो वो धर्म को कुचल दे। तो मैकियावेली अपने राजा को ये एडवाइस देता है कि अगर धर्म उसके रास्ते में रुकावट आती है तो धर्म को भी कुचल के वो आगे निकल जाए, धर्म रास्ते में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो मैकियावेली ये भी कहता है कि धर्म के साथ खिलवाड़ करके जनता को अपने बस में किया जा सकता है, और यही आजकल के पॉलिटिशियंस भी अपनाते हैं। ये बात आज से कई 500-600 साल पहले मैकियावेली कह के जा चुका है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लोग किस तरीके से धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी होती है उसके अंदर। हल्का सा भी कोई पिन मार दें, लोग सड़क पे उतर जाते हैं, ये बिना सोचे समझे कि उसके पीछे किसी की चाल होती है। खैर, पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस किसी हद पे भी जा सकते हैं। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग क्यों किया है, अब ये बात बताता है। देखिए, राज्य के हित को व्यक्तिगत हित से इसने ऊपर रखा है। इसने कहा कि जो स्टेट की जो ज़रूरत है या जो स्टेट है वो एक व्यक्ति से ऊपर है, यानी कि स्टेट के सामने कोई भी नहीं है, सबके सब स्टेट के नीचे हैं, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन हो, स्टेट से ऊपर कोई भी नहीं है। स्टेट के बीच में जो आएगा कुचल दिया जाएगा। इसीलिए मैकियावेली कहता है जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो उस पर नैतिकता के नियम लागू नहीं होते। हाँ, जब बिल्कुल सही है, साधारण या नॉर्मली टाइम चल रहा है तो उस टाइम नैतिकता अपनाओ ना, किसने मना किया है। लेकिन जब लगता है कि नहीं यार, अब सीधे उंगली से काम नहीं चल रही है, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, तो नैतिकता जाए बाहर में। ठीक है, अब वो टाइम नहीं रहना मेरे दोस्त कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दे। जैसे एक गाल पे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाए या जैसी पता चल जाए कि ये थप्पड़ मारने वाला है, उससे पहले उसको नेस्तनाबूद कर दे। ये कंसेप्ट है मैकियावेली का। क्लियर है यहाँ पे। तो राज्य पे नैतिकता के नियम लागू नहीं होते हैं, ये नागरिकों के व्यवहार पर लागू होते हैं। यानी कि ये नैतिकता लोगों के लिए है बट स्टेट के लिए नहीं है, अगर कोई अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है तो। बोलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, धर्म का पालन हमें इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि धर्म लोगों को एक ऐसा शांति प्रिय और अंधविश्वासी बना देता है
कि लोग किसी और पे अटैक करने से या एक्शन लेने से डरने लग जाते हैं। तो धर्म में लोगों को बिल्कुल कमज़ोर बना देता है, अंधविश्वासी बना देता है। इसलिए मैकियावेली ने पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो एक यथार्थवादी था। मैकियावेली एक यथार्थवादी, एक रियलिस्टिक, बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं जो सच्चाई और वाकिफ होकर प्रैक्टिकली बातें कर रहा है। इसलिए उसने कहा कि जो पावर है हमें इसको सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जो भी है पावर, आज अगर आपके पास पैसा नहीं है दोस्त, कोई नहीं पूछेगा आपको। अगर कोई आपको व्हाट्सएप पे आपकी स्टेटस लगाता है बर्थडे पे, अगर कोई आपको हेल्प देता है, कोई आपसे बातें करता है, कोई आपका हालचाल पूछता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो अपना फ़ायदा है वो भी जुड़ा रहता है, बिकॉज ऑफ पावर। तो यही वो पावर है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़े रखती है। क्यों? क्योंकि इंसान सेल्फिश है। आज वो आपसे संबंध इसलिए बनाता है क्योंकि आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा है। सही टाइम पे समझ जाओगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। मैकियावेली बड़ा शातिर था बंदा। नेक्स्ट आलोचना है, यानी क्रिटिसिज्म करते हैं मैकियावेली की क्या, कि राजनीतिज्ञों के द्वारा इसकी कुछ जो आलोचना की गई है वो उससे गलत कार्यों के लिए की गई है, जो उसने समर्थन कर दिया है। जैसे मैकियावेली ने राजा को ये छूट दे दी ये कहते हुए कि राज्य की शक्ति बढ़ती है, यह राज्य के अगर ये हित में है या इंटरेस्ट में है, यह राज्य के लिए सही है। अनैतिकता पे जाना, इमोरलिटी का कार्य करना, मर्डर करना, हत्या करना, झूठ बोलना, वचन तोड़ देना, तो वो कर सकता है। इसी वजह से मैकियावेली को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। मैकियावेली ने साध्य पर ज़्यादा महत्व दिया, यानी कि पावर पर ज़्यादा महत्व दिया है, साधन पे महत्व नहीं दिया। उसने कहा कि अब चाहे गोल, पावर को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए, अब चाहे साधन जो भी हो, छल कपट हो, झूठ फरेब हो, हत्या हो, कुछ भी हो, वो चलेगा। इसलिए उसने सिर्फ साध्य की बात करी है। इसलिए मैकियावेली को क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सार्वजनिक हित के नाम पर, पब्लिक वेलफेयर के नाम पर राजा को व्यक्तिगत हितों को पूरा करने की खुली छूट दे दी। अब राजा अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी पे अटैक कर देता है और ये कहता है कि इससे मुझे राज्य को खतरा था, बट इंडिविजुअली देखा जाए तो उससे वो पर्सनली दुश्मनी निकाल रहा है, तो वो अटैक कर सकता है। यानी कि मैकियावेली का जो कहना था कि एक राजा अपने राज्य में किसी को भी खतरा मानता है तो उस पर वो अटैक कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। लेकिन अगर इसी पब्लिक वेलफेयर के नाम पर एक राजा अपनी पर्सनली जो दुश्मनी है वो निकालने के लिए किसी पे अटैक कर देता है तो उसका कोई क्या ही पार्ट लेगा भाई, वो तो कहेगा भाई इससे मुझे खतरा था। इस वजह से मैकियावेली को क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, धर्म व नीति की घोर उपेक्षा की है इसने। देखो, धर्म शांति का पाठ पढ़ाता है। एक इंसान या राजा या प्रजा जो भी हो उसको वायलेंस ना कर कर हमेशा से शांति का पाठ पढ़ाता है। बाकी धर्म चाहे जो भी हो नैतिकता का पाठ पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। तो बट मैकियावेली ने पॉलिटिक्स में रिलीजन या नैतिकता को बिल्कुल ही अलग करके गलत कर दिया इसने। पॉलिटिक्स तो ऐसी बदनाम रहती है और ऐसा करके और बदनाम कर दिया, खुली खुली बातें बता दी इसने। तो भाई इस प्रकार कहा जा सकता है, आज भी ये बात प्रासंगिक है कि स्टेट से रिलीजन यानी कि पॉलिटिक्स से रिलीजन को हमेशा अलग करके देखा जाना चाहिए। रिलीजन एक अपना डोमेन है और पॉलिटिक्स का एक अपना डोमेन है। पॉलिटिक्स में लोगों की जो नीड है या पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसको देख के डिसीजन होना चाहिए, और एक स्टेट का जो राजा है उसको हमेशा से जनता की भलाई को देखते हुए डिसीजन लेना चाहिए, ना कि अनैतिकता पे जाके। अगर एक राजा ऐसा करता है तो प्रजा भी वही करेगी और इससे जो संबंध है राजा और प्रजा के वो बिगड़ जाएंगे। और ना जाने सभी राजा ऐसा करने लग जाएंगे तो अराजकता का माहौल ना आ जाए। सभी राजा को लगेगा भाई कि वो छल कपट करके वो कर रहा है तो मैं शांत क्यों बैठूंगा। आज सबके पास एटम बम है, बगल में चाइना पाकिस्तान दो आतंकवादी बैठे पड़े, भाई कब आतंक मचा दे कुछ पता नहीं चलेगा। निष्कर्ष के रूप में ये जरूर कहा जा सकता है कि मिडिएवल एज यानी कि मध्यकाल का अंत कर आधुनिक युग को शुरुआत करने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो मैकियावेली के पास जाता है। और मैकियावेली ने बताया कि पॉलिटिक्स में किन बातों को ध्यान देना चाहिए और राजा की क्या छवि होनी चाहिए और उसको कैसा काम करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। मैकियावेली या क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी के जो नोट्स हैं उसके लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप नोट्स को लीजिए और अभी पढ़िए। वीडियो देखने के बाद पूरा टॉपिक सीधे आपके खोपड़े में जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यह वीडियो कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं कोई छल कपट नहीं कर रहा भाई, पूरी शिद्दत से पूरी रात दिन करके आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी कभी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका जुड़ना मेरे दिल से जुड़ाव होगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही हेल्प कर सकूं। क्योंकि आप जब बताते हैं कमेंट करके कि वीडियो कैसे लगी, सब्सक्राइब करके आप जुड़ते हो, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए और कुछ करने का मन करता है और भी ऐसी वीडियोस बनाऊं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने प्यार वहीं बनाए रखना। ये टॉपिक अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।